In this video, we will discuss about projectile motion. इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है और कोशिश करेंगे फाइंड करने की अलग अलग क्वांटिटीज की जो कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेवेंट है। चलिए सबसे पहले यही जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। What is projectile motion? तो आप अभी बास्केटबॉल खेले होंगे या आपने कभी बास्केटबॉल देखा होगा, तो आपने देखा होगा इस तरीके का गोल पोस्ट लगा होता है बास्केटबॉल की, इसको बास्केट बोलते हैं, बास्केट लगी होती है और प्लेयर यहाँ से बॉल को फेंकता है, इस तरीके का मोशन करते हुए बॉल बास्केट में जाती है, इस तरीके का मोशन। या कोई फुटबॉलर किसी बॉल को किक करता है तो बॉल इस तरीके के मोशन करते हुए जाती है। उसी तरीके से मान लीजिए कोई टैंक है, उससे कोई कैनन है, इससे कोई बॉम्ब फायर किया गया तो भी इस तरीके का मोशन करते हुए जाता है। तो हम ध्यान देंगे कि हमारे आसपास का बहुत सारे सिनेरियो इस तरीके के होते हैं जब हमें इस टाइप के मोशन देखने को मिलते हैं, और इसी टाइप के मोशन को नाम दिया गया है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब इस टाइप के मोशन की खासियत क्या है? तो खासियत ये है कि इसको, या फिर इसको ये कहें कि इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। तो हो क्या रहा है कि वी आर गिविंग अ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी टू एन ऑब्जेक्ट। इस केस में बास्केटबॉल हो गई, इस केस में फुटबॉल होगी, और इस केस में क्या हो गया, कैनन। वी आर गिविंग अ certain velocity to an object with oblique to the horizontal such that the only force acting on the object is the force of gravity. तो होता क्या है इस केस में, हमने इस ऑब्जेक्ट को एक वेलोसिटी दी हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे, सच दैट कि उस पे, इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगी वो कौन सी फोर्स लगेगी, सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स लगे। तो इस टाइप के मोशन को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो ऑब्जेक्ट इस मोशन को परफॉर्म कर रहा होता है, इस ऑब्जेक्ट को कहते हैं प्रोजेक्टाइल। सो द ऑब्जेक्ट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल एंड दिस मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो अच्छा, थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा कि ये टू डायमेंशनल मोशन है। देखिए, मोशन इस डायरेक्शन में भी हो रहा है और मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। सो इट इज अ टू डायमेंशनल मोशन। ये टू डायमेंशनल मोशन है। अच्छा, एक चीज और हमको पता चली कि इस पे जब भी ऑब्जेक्ट इस तरीके का प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा तो उस पे फोर्स कौन सी लग रही होगी, तो फोर्स उस पे लग रही होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ पे कौन सी इस पे लग रही होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और हमको पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन पे एक्ट करेगी। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊं, अगर ऑब्जेक्ट आपने इस तरीके से फेंका तो ग्रेविटी तो सिर्फ वाई डायरेक्शन में लग रही है, एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रही है। तो अब इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो स्ट्रेटजी होगी हमारी, वो क्या होगी, दैट स्ट्रेटजी वुड बी दिस। हम इस टू डायमेंशनल मोशन को दो सिंपल वन डायमेंशनल मोशन में कन्वर्ट कर देंगे। व्हाट वी विल डू, वी विल convert this two-dimensional motion into two one-dimensional motion। हम इस टू डायमेंशनल मोशन को दो सिंपल वन डायमेंशनल मोशन में कन्वर्ट कर देंगे, एक तो एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। और फिर उसके मोशन को, वन डायमेंशनल मोशन को अलग अलग एनालाइज करेंगे और फिर हमको जो रिजल्ट चाहिए होगा उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि the motion along x axis and the motion on along y axis are independent to each other। मतलब जो मोशन x डायरेक्शन में हो रहा है और जो मोशन y डायरेक्शन में हो रहा है, वो दोनों क्या है, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। दोनों का एक दूसरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल डू सर्टेन assumptions। तो कुछ assumptions करेंगे। assumptions नंबर 1 होगा, तो पहली बात कि वी आर इग्नोरिंग एयर रेसिस्टेंस। हम लोग क्या कर रहे हैं, एयर रेसिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। दूसरी चीज, हम
जब हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट के साथ और डेप्थ के साथ वेरी करती है, तो जो हाइट के साथ जी का वेरिएशन होता है, हालांकि थोड़े से हाइट पे तो वेरिएशन बहुत कम होता है, बट ज्यादा हाइट पे ये जी का वेरिएशन हमको ज्यादा मिलेगा। तो हम क्या मान लेंगे, ये जो मोशन हो रहा है दैट इज हैपनिंग वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, वेरी नियर टू द surface of earth such that the variation of g is negligible. So these are the two basic assumptions जिसको हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो ये दो assumptions हम लोग यूज करेंगे हर जगह। चलिए आगे अब हम देखते हैं कि ये मोशन किस तरीके का हो रहा होगा, इसको एक बार माइंड में बनाने की कोशिश करते हैं, पिक्चर क्रिएट करते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई x, ये वर्टिकल एक्सिस हो गई y। आपने किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी दी और आपने इसको प्रोजेक्ट कर दिया, और लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, और आपने u वेलोसिटी दी एट सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो होगा क्या, अपने दिमाग में इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। अब इसके तो दो कंपोनेंट हो जाएंगे, क्योंकि हम इस टू डायमेंशनल मोशन को दो वन डायमेंशनल मोशन में देखेंगे। एक कंपोनेंट तो हो जाएगा हमारा x डायरेक्शन में u cos थीटा, या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा दैट वुड बी u sin थीटा। अब आप देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि कोई तो फोर्स लग ही नहीं रही इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन का मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। उसी तरीके से जब वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन देखते हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन में क्या हो रहा है, इट इज अ मोशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो शुरुआत में तो वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है u sin थीटा, और एक्सेलरेशन तो किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, रिटार्डेशन हो रहा होगा। तो शुरुआत में इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, कुछ टाइम बाद और कम होगी, कुछ टाइम बाद और कम होगी, और कम होते होते इस पॉइंट पे आके सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रह जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी एक पॉइंट पे जाने के बाद। उसके बाद अब वर्टिकल की जो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेगा, तो इस अब फिर से क्या होने लगेगा, इस बार वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन का केस होने लगेगा। तो शुरुआत हाफ टाइम तक रिटार्डेशन होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, उसके बाद क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो इस तरीके से ये मोशन प्रोसीड करेगा। तो चलिए हम x एक्सिस और y एक्सिस की डिफरेंट क्वांटिटीज को देख लेते हैं। मैं इसको इधर बना लेता हूँ x y। The component of this velocity along x axis will be u cos theta, and this vertical direction or y axis will be u sin theta। अच्छा, तो x एक्सिस के along मोशन को देखते हैं पहले। मोशन along x एक्सिस, x एक्सिस की मोशन along मोशन में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, u सबस्क्रिप्ट में x, इसको कैसे पढ़ेंगे, u denotes for initial velocity, x denotes for in x direction। तो इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी है, u cos थीटा। एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कितना है, तो भाई एक्सेलरेशन तो x डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, कोई तो फोर्स लग नहीं रही, ग्रेविटी की फोर्स है, वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज जीरो। अच्छा, y डायरेक्शन के मोशन को देखते हैं। मोशन अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के मोशन को देखते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में है u sin थीटा। एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में कितना है, अब एक्सेलरेशन क्या है, g है, बट डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं। तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन वुड बी -g। अभी जब हम जो कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो हमारे लिए यूजफुल होती हैं। बेसिकली हम लोग चार चीजों को जानने में इंटरेस्टेड हैं। फर्स्ट क्वांटिटी इज
ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है? बेसिकली इट इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब प्रोजेक्टाइल जो है वो कौन सा पाथ चूज करेगा। सेकंड, वी वुड ट्राई टू फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ऑब्जेक्ट कितनी देर तक हवा में रहा इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तीसरा, मैक्सिमम हाइट, और चौथा, हॉरिजॉन्टल रेंज। बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड दीज 4 क्वांटिटीज। तो चलिए एक एक करके हम इन क्वांटिटीज को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है। तो ट्रेजेक्ट्री कुछ नहीं है, बेसिकली एक इक्वेशन आ जाएगी और उसको देख के हम बता पाएंगे कि प्रोजेक्टाइल है जो उसका पाथ कैसा होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे मैं छोटा सा बस इसको डायग्राम बना लेता हूँ रेफरेंस के लिए। तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन क्या है? एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कैसा, यूनिफॉर्म मोशन का केस है। तो किसी भी पॉइंट पे हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू यू एक्स इंटू टू टी, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड यू एक्स अभी अभी हमने देखा, तो यू एक्स इज यू कॉस थीटा इंटू टी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। और y डायरेक्शन में मोशन देखते हैं, मोशन अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस के मोशन को हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दिया मैंने। y डायरेक्शन में u y इज इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, a y इज एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमको क्या, जब भी हमको ट्रेजेक्टरी पता करना होता है तो बेसिकली हमको रिलेशन फाइंड करना होता है किसके किसके बीच में, x एंड y के बीच में। x और y के बीच में हमको रिलेशन फाइंड करना है, ये हमारा एम है। तो यहाँ पे x टाइम के फंक्शन में आ रहा है, y भी टाइम के फंक्शन में आ रहा है। तो हमको करना क्या है, हमको x और y के बीच में रिलेशन पता करना है। तो टाइम को देखिए, टाइम को x भी पहचानता है, टाइम को y भी पहचानता है। तो x और y की पहचान कौन करा सकता है, टाइम ही करा सकता है, ये दोनों को ही जानता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, टाइम को लिख सकते हैं x अपॉन यू कॉस थीटा। अच्छा, इसको ही मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, टाइम इक्वल टू x अपॉन यू कॉस थीटा। अब इस टाइम की इक्वेशन को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, y इक्वल टू यू, y की वैल्यू क्या है, u sin थीटा। टाइम की वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन यू कॉस थीटा। ए वाई की वैल्यू है माइनस जी, और टाइम की वैल्यू है x अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अभी तो जगह मेरी खत्म हो गई, तो मैं यहाँ लिखता हूँ। तो y की वैल्यू क्या आ गई, देखिए u और u तो खत्म हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। sin थीटा अपॉन cos थीटा विल बी tan थीटा, इट वुड बी x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आ गई हमारी रिलेशन बिटवीन y एंड x। तो अच्छा, इस इक्वेशन को ध्यान दीजिए। अब इस इक्वेशन को देख के हमको पहचानना पड़ेगा कि ये इक्वेशन क्या बता रहा है। जैसे अगर ये y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में होता तो हम कहते जो पार्टी का प्रोजेक्टाइल है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में करेगा। अगर ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आ जाता तो हम कहते सर्कुलर मोशन करेगा। बट ये तो हमको उस तरीके का कुछ नहीं दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे हम देखें इसको, तो ये g एक कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, cos स्क्वायर थीटा कांस्टेंट है। तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर दिख रहा है और बाहर एक माइनस साइन लगा हुआ है। तो ये इस टाइप का जो इक्वेशन होता है वो होता है पैराबोला का। और चूंकि ये माइनस साइन लगा है तो ये क्या बता रहा है, डाउनवर्ड पैराबोला। तो जो ट्रेजेक्ट्री होगी प्रोजेक्टाइल की वो कैसी होगी, पैराबोलिक इन नेचर। और जो पाथ होगा प्रोजेक्टाइल का वो कैसा होगा, तो द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर, पैराबोलिक नेचर में। और पैराबोला का एक जनरल इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देख लीजिए हमको यहाँ पे इस टाइप का फॉर्म दिख रहा है। हमको यहाँ पे मिला क्या, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। यहाँ पे क्या हो गया, ये बी हो गया, कांस्टेंट है ए, ये पूरा चीज कांस्टेंट है और माइनस साइन लगा हुआ है आगे, तो इसका मतलब डाउनवर्ड पैराबोला पे है।
तो पहली चीज तो हमने देख ली ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो ये होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यहाँ पे हम अब इसका फायदा क्या है, अगर हमको x पता है और बाकी डिफरेंट कांस्टेंट पता है तो हम किसी भी पॉइंट पे, हमको आपने मान लीजिए पूछ लिया कि इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी, तो हमको x पता है, थीटा पता है और u पता है, तो बाकी तो हम किसी भी पॉइंट पे किसी भी x की पोजीशन के लिए हम y के करस्पॉन्डिंग पोजीशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री विच इज पैराबोलिक इन नेचर। तो हमने पहला जो हमारा टास्क था उसको कंप्लीट कर लिया, दैट इज टू फाइंड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे टास्क की तरफ, which is to find the time of flight। टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसको हम कैपिटल टी से डिनोट कर देंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमको पता करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, सबसे पहले ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये 0 से शुरू किया और ए तक गया, तो पूरा मोशन तो इतने यहाँ से यहाँ तक हुआ है, तो पूरे इस मोशन को होने में जितना समय लगा, द टाइम टेकन बाई प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स मोशन, और यह कह सकते हैं कि द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल इज इन एयर, दिस टाइम इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कितने समय तक ये प्रोजेक्टाइल एयर में रहा, हमको ये पता करना है। तो चलिए अब इसमें क्या अप्रोच लगाएंगे। देखिए हमको क्या पता करना है, बेसिकली टाइम एक पता करना है, टाइम इज द थिंग दैट वी वांट टू नो। हम क्या करें, एक्स डायरेक्शन का मोशन देखें, वाई डायरेक्शन का मोशन देखें, क्या करें। देखिए तो हम एक स्ट्रेटजी जो यूज करने जा रहे हैं कि देखिए इस पॉइंट पे हो क्या रहा है, हमें इस पॉइंट तक पहुंचने का टाइम पता करना है। बेसिकली हमको वो टाइम पता करना है जिस टाइम पे वाई डायरेक्शन में क्या हो, डिस्प्लेसमेंट 0 हो। तो हम क्या कर ले रहे हैं, मोशन देख रहे हैं वाई डायरेक्शन, हम लोग मोशन कंसीडर कर ले रहे हैं वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन के लिए इक्वेशन क्या हो जाता है, y इक्वल टू यू वाई टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं, प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट के तक का हमको टाइम पता करना है। इस पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, एंड यू वाई इज यू साइन थीटा, टाइम दैट वी हैव टू फाइंड, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज माइनस जी टी स्क्वायर। अच्छा अभी ध्यान दीजिए, तो ये टाइम का क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, टाइम कॉमन ले लो, तो यहाँ आ जाएगा हमारा यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन मिले, एक तो मिला टी इक्वल टू 0 और दूसरा मिला टी, इसको अगर इधर भेज दे तो हमारा आ जाएगा यू साइन थीटा इक्वल टू हाफ जी टी, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो अच्छा देखिए अभी मैथमेटिक्स की कितनी ब्यूटी है, ऐसे दो पॉइंट थे जहाँ पे वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 था, तो अपने आप ही मैथमेटिक्स ने खुद सॉल्व कर दिया। एक पॉइंट हमको दे दिया t इक्वल टू 0, जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, जब मोशन स्टार्ट हो रहा था। तो हमें तो ये टाइम नहीं पता करना, हमें तो वो टाइम पता करना था जितने समय बाद मोशन खत्म हो रहा है। तो हमको ये दूसरा मिल गया, और इसी को हम क्या बोल देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। और इसका फॉर्मूला क्या है, 2u sin थीटा अपॉन जी। तो या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं 2uy अपॉन, क्योंकि u sin थीटा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है। तो हमने क्या कर दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया। तो हमें दो टास्क कंप्लीट हो गया, पहला तो हमने ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड कर लिया जो कि पैराबोलिक in नेचर थी, दूसरा हमने टाइम ऑफ फ्लाइट पता कर लिया, इसका फॉर्मूला आया 2u sin थीटा अपॉन जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम हाइट। अब हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम हाइट। इसको हम डिनोट कर दे रहे हैं कैपिटल एच से। तो मैक्सिमम हाइट क्या है, इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब जब भी प्रोजेक्टाइल ये मोशन में है, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वर्टिकल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, इसी को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। तो हमको साफ साफ दिख रहा है, हमको एक डिस्टेंस पता करनी है। मैक्सिमम हाइट क्या है, हाइट एक डिस्टेंस है, किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो साफ साफ दिख रहा है किस डायरेक्शन का मोशन देखना, बट वाई डायरेक्शन का मोशन देखना। तो वी विल कंसीडर मोशन along y डायरेक्शन।
और मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं? अच्छा, अब प्रोजेक्टाइल मोशन की एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इसको फाइंड करने के लिए। वो प्रॉपर्टी क्या है? और भी तरीके से फाइंड किया जा सकता है, बस एक तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगेगा उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा। तो हमने पता किया इससे पहले कि यहाँ से यहाँ तक जाने में पूरा समय टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा? t/2, और यहाँ से यहाँ तक जाने में t/2। हमको तो ये पता करना है यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगा, तो वो हम क्या रख देंगे? t/2। और t के लिए फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला अभी हमने निकाला था 2u sin थीटा अपॉन g। तो y डायरेक्शन का मोशन क्या होगा? अगेन y इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब y डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन जो कि हमको पता करना है, दैट इज कैपिटल H यू आई। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज u sin थीटा। अच्छा, टाइम की जगह क्या रखेंगे? अभी फाइंड किया कि t/2 रखेंगे, तो रख देते हैं यहाँ पे t/2 माइनस हाफ एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज व्हाट? g माइनस g, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन आया और ये आ जाएगा t/2 का होल स्क्वायर। तो कुछ नहीं, अभी यहाँ फाइंड कर लेते हैं। t/2 की वैल्यू आ जाएगी u sin थीटा अपॉन g, तो ये हो जाएगा u sin थीटा इंटू u sin थीटा अपॉन g माइनस हाफ g। t/2 का स्क्वायर मीन्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर। ये से ये g कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और जब इसको माइनस करेंगे इससे, तो यहाँ मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। मतलब जब प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा तो y डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट तक कितने पे जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? u y स्क्वायर अपॉन 2g भी लिख सकते हैं, क्योंकि u y इज u sin थीटा। तो हमारा थर्ड टास्क भी कंप्लीट हो गया, हमने मैक्सिमम हाइट के लिए भी एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया। अब चलते हैं अपने लास्ट टास्क की ओर, जो कि है फाइंड करना हॉरिजॉन्टल रेंज। लास्ट टास्क की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि है, इसको हम डिनोट कर देंगे कैपिटल आर से। तो हॉरिजॉन्टल रेंज होता क्या है? बेसिकली it is the horizontal distance covered by the projectile during its time of flight। मतलब पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान इस प्रोजेक्टाइल ने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो हमको बेसिकली वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता करना है जो कि पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में प्रोजेक्टाइल ने कवर किया। तो सिंपल सा दिख रहा है कि हमको हॉरिजॉन्टल में कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस पता करना है, तो मोशन किस डायरेक्शन का लेंगे? एक्स डायरेक्शन का कंसीडर करेंगे। तो कौन सा मोशन कंसीडर करेंगे? मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मोशन कंसीडर कर लेते हैं। एक्स एक्सिस का मोशन कंसीडर करेंगे तो एक्स एक्सिस की एक्स डायरेक्शन में तो मोशन कैसा हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। तो हम एक्स डिस्टेंस इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लग सकते हैं? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमको क्या पता करनी है? एक्स डायरेक्शन में, मतलब मैं आर पता करनी है। स्पीड एक्स डायरेक्शन में क्या हमेशा u cos थीटा ही है। और अच्छा, अब यहाँ पे टाइम की जगह क्या रखें? टाइम तो किसी भी टाइम पे तो वेरी कर सकता था, लेकिन हमको क्या पता करना? जब यहाँ पे मोशन खत्म हो, और हमने पता कर रखा है जब यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा, मतलब कैपिटल टी लगेगा। और हमने कैपिटल टी का टाइम ऑफ फ्लाइट का तो एक्सप्रेशन पहले से ही निकाल रखा है। u cos थीटा टाइम का फॉर्मूला 2u sin थीटा अपॉन g, हमने पहले ही निकाल रखा है। अब हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या आएगा? यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, 2 sin थीटा cos थीटा को अलग निकाल लेंगे। तो 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा, that would be u square sin 2 theta upon g, and this is the expression of horizontal range। अब हॉरिजॉन्टल रेंज से जुड़ी एक दो बातें और देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज का जो हमारा फॉर्मूला है, that is u square sin 2 theta upon u square sin 2 theta upon g। अच्छा,
अगर ये पूछा जाए कि किस एंगल से हम अपने प्रोजेक्टाइल को फेंकें कि हमारा प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम दूरी तक जाए, जैसे कोई सभी दो लोग हैं ए और बी, दोनों किसी प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं, मान लीजिए दोनों में सेम पावर, दोनों सेम वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, फिर भी किस एंगल पे वो फेंकें या किस एंगल के आसपास वो फेंकने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज्यादा दूर तक जा सके। तो अगर आपको मैक्सिमम रेंज पता करनी, देखिए यू तो कांस्टेंट हो गया दोनों के लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में तो दोनों कोई चेंज कर नहीं पाएंगे, चेंज कर पाएंगे तो sin 2 थीटा में, और अगर हमको रेंज को मैक्सिमम करना है मतलब sin 2 थीटा को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम, और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1, और इसके लिए अगर हम 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/2 और थीटा वुड बी π/4 मींस 45 डिग्री। मतलब अगर प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया जाए तो रेंज जो होती है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अच्छा, एक और इससे रिलेटेड फैक्ट जो है अगर उसको बताएं तो जो रेंज थीटा के लिए होता है वही सेम रेंज होता है 90 माइनस थीटा के लिए भी। मतलब अगर कोई बॉल मैं 30 डिग्री से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और 60 90 माइनस थीटा विल बी 60 डिग्री से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो दोनों के लिए क्या होगी, सॉरी, दोनों के लिए रेंज सेम होगी, दोनों के लिए रेंज क्या होगी, सेम होगी। अब उनके टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग होंगे, उनके मैक्सिमम हाइट भी अलग होगी, बट दोनों के लिए क्या होगी, रेंज सेम होगी। दैट इज द रेंज फॉर थीटा एंड रेंज इक्वल टू 90 माइनस थीटा सेम होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। 2 मिनट में लास्ट में समराइज करता हूँ हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले इस चैप्टर में देखा या इस लेक्चर में कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है ये देखा, फिर उसको सॉल्व करने की स्ट्रेटजी देखी, अगेन उसको अप्लाई किया 4 यूजफुल क्वांटिटीज को फाइंड करने के लिए। बेसिकली एक तो हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देखी और उसको प्रूव कर दिया कि जो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है वो पैराबोलिक नेचर में होती है। उसके बाद हमने फाइंड किया टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके बाद हम गए मैक्सिमम हाइट पे और उसके सबसे लास्ट में हमने फाइंड किया हॉरिजॉन्टल रेंज, और हमने ये भी देखा कि किस एंगल पे हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें कि हमें मैक्सिमम रेंज मिले। और एक और हमने इंफॉर्मेशन देखी और इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर थीटा और 90 माइनस थीटा पे हम प्रोजेक्टाइल को फेंके तो रेंज सेम होती है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।